वाई इज इट इज इरेशनल फॉर प्रॉफिट सीकिंग फार्मर। देखो स्टेज 3 तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, पर ये फॉर्मूला को याद रखोगे, ये अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तो है ही, पर इससे जो डिराइव हुआ है एमपी अपॉन एमपी, इसको हम अभी याद रखेंगे। व्हाट इज फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप? फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप इज द बेसिक प्रोडक्शन रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट and it concerns. Hello guys, good evening to all. Welcome to your favorite channel IRA Wala, and I am Smarak. I'm gonna teach you agricultural economics, and today we'll be learning about a very basic foundational concept, that is factor product relationship. कोई भी स्टूडेंट हो, यूजी हो, पीजी हो, पीएचडी हो, ये सर्वी के लिए तैयारी कर रहा हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी। ठीक है, और कोई यूजी का स्टूडेंट अगर देख रहा है, अगर उसको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से प्यार होना है तो यही कंसेप्ट से होगा, और अगर उसको डर भी लगना है तो इसी कंसेप्ट से होगा। तो आज अपन ये कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और मेरा वादा है अगर आप ये जो लेक्चर है लास्ट तक देखते हैं, और इसके बाद आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने होंगे, इसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, लेट्स ब्रेक इट। हाँ, और एक चीज, हम स्टार्ट करने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं हमेशा करता हूँ, वो है कि हम क्रेडिट नहीं देते जिनसे हम कंटेंट लेते हैं। हमने ये जो कंटेंट है, ज्यादातर कंटेंट हम जो सुब्बा रेड्डी का बुक है, सुब्बा रेड्डी सर का एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बाय सुब्बा रेड्डी रघुराम शास्त्री जो बुक है, उनसे उठाया है, तो उनको ड्यू क्रेडिट देना बनता है। ठीक है, सर को हमने क्रेडिट दिया है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। सो what we'll be able to do after this lecture? Okay, we'll be studying about factor product relationship, we'll be studying about TPP, MPP, APP curves, elasticity of production, we'll be studying about different stages of production function, we'll be studying about MVP, MIC, MR, MC, all this concept will be done. And after this, the main thing will be learning how to apply this factor product relationship इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। लाइक बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, यूजी में जब होते हैं, वो इसको थोड़ा रटने की कोशिश करते हैं, जिनको इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं लगता इसको बस याद कर लेते हैं, पर हम इसको समझेंगे और एक फार्मर के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, एक प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलो, सबसे पहले द फर्स्ट क्वेश्चन, द फार्मर्स क्वेश्चन, हाउ मच इज इनफ? हमारा ये टारगेट है, हम कितना प्रोड्यूस करें, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हम कैसे प्रोड्यूस करें, हमारा रिसोर्स को कैसे ऑप्टिमाइज करें। ठीक है, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक फार्मर है रमेश, वो चाहता है कि भाई मैं कितना इनपुट खरीदूं। एक इनपुट लेते हैं, सपोज यूरिया, वो अपना पैडी ग्रो कर रहा है, उसको कितना इनपुट चाहिए, कितना इनपुट देना चाहिए, कितना पैडी ग्रो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो तो पैडी ग्रो करने के लिए यूरिया डाल ही जा रहा है कि भाई मैं 100 बैग डाल दूंगा तो मेरे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। तो हमें एक ऑप्टिमम पॉइंट में पहुंचना है, जहां पे हमारा प्रोडक्शन और रिसोर्स यूटिलाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो उसको जो रमेश है, उसको उसका जो नेबर है बोलता है कि भाई एक पॉइंट के बाद ना तेरा फर्टिलाइजर यूज करना सही नहीं है, बियॉन्ड ए पॉइंट एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर ओनली बर्न्स मनी। ओके, सो विल बी लर्निंग अबाउट डिफरेंट टूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर दैट वी नीड टू नो व्हाट इज फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। Factor product relationship is the basic production relationship between input and output, and it concerns resource use and efficiency. Okay, it guides the producer in deciding how much to produce. यहां से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, how much to produce. जिनको पता है पहले से, जिनको थोड़ा नॉलेज ज्यादा है, वो उनको पता है कि 3 तरीके के रिलेशनशिप होते हैं, फैक्टर प्रोडक्ट, फैक्टर फैक्टर एंड प्रोडक्ट प्रोडक्ट। फैक्टर प्रोडक्ट में हम देखते हैं हाउ मच टू प्रोड्यूस, फैक्टर फैक्टर में देखते हैं हम हाउ टू प्रोड्यूस, एंड प्रोडक्ट प्रोडक्ट में हम देखते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। उससे पहले इनपुट्स, what are the kind of inputs? It could be of seeds, fertilizers, irrigation, human labor in man days. So all these things are inputs. Similarly, output में क्या क्या आते हैं? Output में आते हैं पैडी, मिल्क, एग, फिश फ्रॉम द पॉन्ड, ये सारी चीजें जो हो गए आपके हो गए आउटपुट। ठीक है, चलो इसके बाद, तो ये जो है, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये इक्वेशन है फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप का इक्वेशन। ठीक है,
ये जो वर्टिकल बार है इससे क्या होता है, इससे सेपरेशन होता है। ये जो देख रहे हो वर्टिकल बार के पीछे, ये हो गया आपका वेरिएबल इनपुट। ओके, और ये जितना भी आप देख रहे हो ये फिक्स्ड रिसोर्सेस है या फिक्स्ड इनपुट्स बोल सकते हो। ठीक है, वेरिएबल इनपुट्स और फिक्स इनपुट आपको पता है, वेरिएबल में आता है जैसे लेबर हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, ये सारे आपके वेरिएबल रिसोर्स में आते हैं। और फिक्स्ड रिसोर्स में क्या आते हैं, आपका लैंड हो गया, इंप्लीमेंट्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, ये सारे आपके फिक्स रिसोर्स में आते हैं। चलो, इसमें ये एक अच्छा स्लाइड मैंने बनाया, देखो आप, ये मजा आएगा आपको। 3 डेफिनेशंस वर्थ मेमोराइजिंग। क्या है, सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। Production function is a technical and mathematical relationship describing the manner and extent to which output depends on the quantities of input at a given technology and at a given period. ठीक है, हम जो प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे वो अभी शॉर्ट टर्म के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें इसके पीछे जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, वो भी एक शॉर्ट रन का कंसेप्ट है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी तक आपको समझ में आ गया है कि ये क्या है और इस इक्वेशन को हम कैसे पढ़ेंगे। आउटपुट डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल इनपुट x1 while all other inputs from x2 to xn are remain constant. ओके, चलो, कुछ पिलर से हमारे जिसके बेसिस पे हम ये जो फैक्टर प्रोडक्शन है उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट आता है टीपीपी। इसको हम बोलते हैं टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, या इसको हम बोल सकते हैं टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, टीपीपी और टीपी बोल सकते हैं इसको। सिमिलरली एपीपी होता है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, इसको एपी बोल सकते हैं हम, और एमपीपी को एमपीपी बोलते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। टीपीपी क्या होता है, जो टोटल आउटपुट है, जो टोटल आउटपुट हमको मिलता है वो है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, इट इज द सम ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ये हो सकता है आपके क्वांटिटी में, इट कुड बी इन लीटर्स, it could be like quintals of paddy produced, it could be anything like that. Okay, similarly we'll be studying about APP. What is APP? APP is TPP upon input, TPP upon X, that is output upon input. Okay, Y क्या है, output है, और ये है input. APP is output per unit of input. ठीक है, अच्छा, TPP के बारे में और एक चीज है, TPP क्या है, टीपीपी है टेक्निकल एफिशिएंसी ऑफ फिक्स्ड इनपुट्स, टेक्निकल एफिशिएंसी ऑफ फिक्स्ड इनपुट्स। ठीक है, ये टीपीपी है। एपीपी क्या है, टेक्निकल एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल इनपुट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे जब हम ग्राफ पढ़ेंगे जहां पे टीपीपी बढ़ रहा होगा आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, टेक्निकल एफिशिएंसी ऑफ फिक्स्ड इनपुट्स इज इंक्रीजिंग और नॉट। तो टीपीपी बढ़ रहा है मतलब टेक्निकल एफिशिएंसी ऑफ फिक्स्ड इनपुट इज आल्सो इंक्रीजिंग। ओके, सिमिलरली वी स्टडीड अबाउट एपीपी, दैट इज द टेक्निकल एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल इनपुट। फॉर्मूला वहां पे लिख दिया है। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या है, ये एडिशनल आउटपुट बाय एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट। एक एडिशनल इनपुट हम अगर डालते हैं, इफ यू आर यूजिंग वन एडिशनल इनपुट, देन हाउ मच एडिशनल आउटपुट वी आर गेटिंग, दैट इज आवर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके, इसको हम क्या लिखते हैं, चेंज इन टीपीपी और चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपन चेंज इन एक्स, मतलब चेंज इन इनपुट डेल्टा वाई और अपन डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, अब इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन। इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, ये होता है परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन इनपुट। इसको परसेंटेज चेंज बोलो या प्रोपोर्शनेट चेंज बोलो, जिस तरीके से आप लिख सकते हो आपके सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो गया, ईपी हो गया आपका परसेंटेज इन चेंज इन आउटपुट अपन परसेंटेज चेंज इन इनपुट। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा वाई बाय वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बाय एक्स। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इंटू एक्स बाय वाई। क्या आप इसको जानते हो, इसको देख के किसी की याद आ रही है, किसी की मतलब कोई कंसेप्ट की, तो ये है आपका एमपीपी, देखो यहां पे लिखा है। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला है इनवर्स ऑफ एपीपी। एपीपी है वाई बाई एक्स, इधर एक्स बाई वाई लिखा है, तो ये इनवर्स ऑफ एपीपी हुआ। तो हम क्या, हम ईपी को लिख सकते हैं एमपीपी अपन एपीपी, करेक्ट।
ठीक है, अभी आप ये फॉर्मूला को याद रखोगे, ये अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तो है ही, पर इससे जो डिराइव हुआ है एमपी अपॉन एमपी, इसको हम अभी याद रखेंगे। ठीक है, चलो इसके आगे, द लॉ बिहाइंड द कर्व, दैट इज द डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स एक बहुत ही फाउंडेशनल कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में। क्या बोलता है, आज यू इंक्रीज द सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट्स keeping fixed inputs constant, then technology also is constant, then the marginal product of the variable input must eventually decline। ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां अगर must decline, ये ज्यादा सही नहीं है, ऐसा लिखना है सही नहीं है। must eventually decline मतलब एमपीपी बढ़ सकता है बट इवेंचुअली फ्यूचर में आगे डिक्रीज होना ही है। ठीक है, must eventually decline, the eventually term is more important। okay, now we have assumed the technology to be constant, we have assumed that one factor must be fixed। एक फैक्टर तो फिक्स्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सारे फैक्टर्स को वेरी कर देंगे तो वो किसका कंसेप्ट होता है, रिटर्न्स टू स्केल का, रिटर्न्स टू स्केल का कंसेप्ट होता है वो। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा ग्लिच हुआ। हाँ, तो उसके बाद जो वेरिएबल यूनिट्स है वो आइडेंटिकल होना चाहिए। जितने भी मैन डेज में लो, जितना भी बैग्स ऑफ इनपुट्स लो, वो सब होमोजेनियस होना चाहिए, और ये एक शॉर्ट रन का प्रोसेस है। ठीक है, चलो, व्हाई एवरी फार्मर फील्स दिस लॉ, फर्टिलाइजर रेस्पॉन्स फ्लैटेंस, मतलब हम कितना यूरिया डालेंगे, हम कितना, हाउ मच इनपुट्स वी नीड टू अप्लाई, हाउ मच यूरिया वी नीड टू अप्लाई फॉर ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज until the first bag of the urea pay handsomely, then it keeps on increasing but at a decreasing rate, but and in the finally the last one barely covers their cost। मतलब हम तब तक इनपुट डालेंगे जब तक हमारा जो इनपुट है वो हमें ऑप्टिमम आउटपुट ना दे। ठीक है, ऑप्टिमम आउटपुट कब देगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर वैसे फीड कन्वर्जन फेड से एक्स्ट्रा कंसंट्रेट आर्ट्स लेस मिल्क पर केजी फेड, ये सब एग्जांपल्स है। ठीक है, आप ये चेक कर सकते हो, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली टीपीपी एमपीपी एपीपी कैसे करता है वेरी। एक एग्जांपल जो आपका रीडिंग में है सुब्बा रेड्डी वाले बुक में, उसमें से हमने ये एग्जांपल लिया हुआ है, एग्जैक्ट फिगर उसी का ही है। तो आपको दूसरी बार ये स्लाइड देखने के बाद बुक नहीं देखना पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, जैसे आप देखो, ये एक इनपुट दे रखा है मैन डेज में, ये लेबर को वेरी कर रहे हैं। ठीक है, एक दिन एक 1 मैन डे, 2 मैन डे, 3 मैन डे, ऐसे 10 दिन का इनपुट दे रखा है लोगों ने। फिर टीपीपी चेक कर रहे हैं, एमपीपी चेक कर रहे हैं और एमपीपी चेक कर रहे हैं। फर्स्ट इनपुट, व्हेन यू अप्लाइड द फर्स्ट इनपुट, व्हाट यू आर गेटिंग टीपीपी इज 15 kg। ठीक है, एंड एपीपी इज टीपीपी अपॉन इनपुट 15 upon 1, दैट इज एपीपी इज 15। ठीक है, सिमिलरली फॉर द सेकेंड इनपुट टीपीपी इज 38 सपोज। ओके, देन व्हाट इज आवर एपीपी, 38/2 इज 19। ठीक, ओके, एंड एमपीपी इज द चेंज इन टीपीपी अपन चेंज इन इनपुट, चेंज इन टीपीपी इज हाउ मच, 38 minus 15। ओके, एंड चेंज इन input is 2 minus 1, that is 23। okay, 23 upon 1, that is 23। similarly you can see the pattern here, but the most interesting thing to notice is TPP keeps on increasing up to the 6th unit, then it remains constant also over 7th unit, after that the TPP declines। देखो यहाँ पे ग्राफ से भी हमने शो कर रखा है, TPP इंक्रीज कर रहा है 6th यूनिट तक, यहां पे कांस्टेंट रह रहा है, फिर यहां पे डिक्रीज कर रहा है टीपीपी। ऐसा टीपीपी क्यों कर रहा है, टीपीपी कर्व का कर्वेचर क्यों चेंज हो रहा है? टीपीपी कर्व का कर्वेचर इसीलिए चेंज हो रहा है क्योंकि कोई भी कर्व है उसका कर्वेचर किस पे डिपेंड करता है, उसके स्लोप पे। टीपीपी कर्व का स्लोप क्या है, एमपीपी। आपको मैंने बोला था एमपीपी क्या है, चेंज इन टीपीपी अपॉन चेंज इन इनपुट, यही तो टीपीपी कर्व का स्लोप है, स्लोप ऑफ टीपीपी। तो टीपीपी कर्व कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे चेंज होगा, वो डिपेंड करता है एमपीपी के ऊपर। चलो अभी देखते हैं अपन एमपीपी का क्या सीन है।
देखो यहाँ पे एमपीपी जो है यहाँ पे बढ़ रहा है, पहले बढ़ रहा है 30 तक वो मैक्सिमम, जब फोर्थ इनपुट हम यूज कर रहे हैं तब एमपीपी मैक्सिमम है, ठीक है। उसके बाद एमपीपी डिक्रीज कर रहा है और जीरो हो जाता है 7th यूनिट पे। 7th यूनिट तक एमपीपी पॉजिटिव है, 4th यूनिट तक एमपीपी पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है, 4 से 7 यूनिट तक एमपीपी पॉजिटिव है बट डिक्रीजिंग है, और 7th यूनिट के बाद एमपीपी डिक्रीजिंग है और नेगेटिव भी है, ठीक है। तो इसका मतलब है एमपीपी कैन बी नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव, पर टीपीपी और एपीपी ये दोनों नेगेटिव नहीं होते हैं। टीपीपी एंड एमपीपी एपीपी आर नॉट नेगेटिव। देखो यहां पे चेक करो ये लोग नेगेटिव है क्या, नहीं है, इसका मतलब एपीपी और टीपीपी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज देखो कि आपका जो टीपीपी है वो सबसे ज्यादा कहां पे, टीपीपी का मतलब क्या है, टीपीपी हमारा कैपेसिटी को दिखाता है, हाउ मच वी कैन बियर, ठीक है, हाउ मच वी शुड, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट वी कैन प्रोड्यूस, ओके। तो टीपीपी कहां पे मैक्सिमाइज हो रहा है, टीपीपी मैक्सिमाइज हो रहा है वहां पे जहां पे एमपीपी जीरो है, ठीक है। एमपीपी जब जीरो है तो टीपीपी मैक्सिमाइज्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं एमपीपी और एपीपी कर्व को। ये हुआ तुम्हारा एमपीपी कर्व और ये है तुम्हारा एपीपी कर्व। एमपीपी कर्व में देखो तुम, एमपीपी कर्व पहले बढ़ रहा है, फिर एक पॉइंट पे डिक्रीज कर रहा है, यहां से डिक्रीज कर रहा है, यहां से देखो डिक्रीज करने लगा, यहां तक बढ़ रहा था, डिक्रीज करके फिर यहां पे जब इस पॉइंट को क्रॉस करता है उसके बाद नेगेटिव हो जाता है। जबकि एपीपी कभी नेगेटिव नहीं होता है, एसिम्प्टोटिकली यहां तक आएगा, फिर कभी जीरो नहीं होगा एपीपी, ठीक है। तो बात यह है इसमें कि जो जब तक एमपीपी राइज कर रहा है, व्हेन एमपीपी इज राइजिंग देन एमपीपी इज मोर देन एपीपी। क्या आप लोग इस बात पे एग्री करते हो, देखना एक बार। जब तक एमपीपी राइज कर रहा है तब तक एमपीपी एपीपी से बड़ा है। देखो यहां से यहां तक राइज कर रहा है, यहां से यहां तक के बीच में एमपीपी एपीसी से बड़ा है कि नहीं है, बिल्कुल बड़ा है सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं, अगर एमपीपी ग्रेटर देन एपीपी है, इसका मतलब है जो एपीपी है वो इंक्रीज कर रहा है। चेक करो, जब तक एमपीपी एपीपी से बड़ा है, एमपीपी देखो यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एमपीपी बड़ा है, और जब तक बड़ा है तब तक एपीपी इंक्रीज कर रहा है, सही है कि नहीं है। तो ये दो चीज आप नोट करोगे, एक है जब तक एमपीपी राइज कर रहा है तब तक एमपीपी इज मोर देन एपीपी, जब तक एमपीपी एपीपी से बड़ा है तब तक एपीपी इंक्रीज कर रहा है। सो व्हेन एपीपी इज लेस देन एमपीपी, एपीपी इज राइजिंग, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो यही चीज यहां पे लिखा हुआ है, अब इसको हम टीपीपी के साथ देखेंगे, ठीक है, अगले स्लाइड में। ये हुआ आपका मेन स्लाइड, ठीक है। थोड़ा स्टेज को डिमार्केट करते हैं अपन, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, ये यहां से यहां तक आपका स्टेज 1 हो गया, ये स्टेज 1 का जगह है, फिर यहां से ये स्टेज 2 है, यहां से स्टेज 3 है, ठीक है। ये स्टेज 1 है, यहां से लेफ्ट में स्टेज 1 है। स्टेज 1 में क्या हो रहा है, स्टेज 1 में ये हो रहा है कि जैसे जैसे हम इनपुट को, वेरिएबल इनपुट को बढ़ाते जा रहे हैं, जो हमारा टीपीपी है वो इंक्रीज कर रहा है। पर इसमें दो चीज है, जब स्टेज 1 में कुछ टाइम तक वो इंक्रीज कर रहा है एट ए इंक्रीजिंग रेट टू द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, टू द इन्फ्लेक्शन पॉइंट देखोगे कि कर्वेचर जो है वो थोड़ा सा कन्वेक्स है टू द वेरिएबल एक्सिस, वेरिएबल इनपुट एक्सिस। देखो यहां पे थोड़ा सा कन्वेक्स दिख रहा है आपको, ये वाला ग्रीन वाला लाइन को देखो, इसके बाद थोड़ा कर्वेचर ऐसे कनकेव टाइप का हो रहा है, ठीक है। तो अप टू द इन्फ्लेक्शन पॉइंट टीपीपी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, आफ्टर द इन्फ्लेक्शन पॉइंट टीपीपी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बट एट ए डिक्रीजिंग रेट, ठीक है।
क्यों इन्फ्लेक्शन पॉइंट में ऐसा क्या है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट में ये है कि एट द इन्फ्लेक्शन पॉइंट एमपीपी कर्व चेंजेस इट्स कर्वेचर, दैट्स व्हाई टीपीपी कर्व आल्सो चेंजेस इट्स कर्वेचर। ठीक है, एमपीपी कर्व में क्या है, यहां पे जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे एमपीपी जो है वो मैक्सिमम पे है। देखो एमपीपी मैक्सिमम, इस पॉइंट पे एमपीपी मैक्सिमम है, तो करेस्पॉन्डिंगली जो टीपीपी का पॉइंट है उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द करेस्पॉन्डिंग पॉइंट इन टीपीपी, नॉट इन एमपीपी। एमपीपी जहां पे मैक्सिमम होता है उस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट जो टीपीपी में है वो होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, अब इसके बाद इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद जो टीपीपी है वो इंक्रीज कर रहा है बट एट ए डिक्रीजिंग रेट, उसका कर्वेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, ये सब टर्म्स जो भी मैं बोल रहा हूं वो सारे एमसीक्यू के एक पार्ट है, उसको सबको याद करना है आपको। ठीक है, देखो इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद एमपीपी डिक्रीज कर रहा है। स्टेज 1 की हम बात करते हैं, मैं लिख देता हूं एक बार, आप उसको नोट कर लेना। स्टेज 1 में क्या होता है, अगर टीपीपी की बात करें तो टीपीपी increases at increasing rate till inflection point। ठीक है, inflection point के बाद TPP still increases but at a decreasing rate, increases at a decreasing rate। ठीक है, यह है आफ्टर इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद स्टेज 1 का और एक चीज लिखते हैं। स्टेज 1 का एमपीपी क्या करता है, एमपीपी फर्स्ट इंक्रीज करता है, देन मैक्सिमम में पहुंचता है, देन डिक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीज मैक्सिमम देन डिक्रीज। अच्छा, एपीपी क्या करता है स्टेज 1 में, एपीपी कंटिन्यूअली इंक्रीज करता है, एपीपी इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। ओके, ये हो गया आपका स्टेज 1 की बात। अब स्टेज 2 में आते हैं। स्टेज 2 कहां पे शुरू होता है, स्टेज 2 वहां पे शुरू होता है जहां पे एमपीपी और एपीपी इंटरसेक्ट करते हैं। स्टेज 2 बिगिंस एट द पॉइंट वेयर एमपीपी एंड एपीपी इंटरसेक्ट ईच अदर। देख लो, ठीक है। अच्छा, जहां पे एमपीपी एपीपी को इंटरसेक्ट करता है वहां से एक नई कहानी शुरू होती है। वहां से क्या होता है, after the point of intersection of APP and MPP, APP is more than MPP। इसके बाद देखो APP ज्यादा है, MPP कम है। ओके, बट एट द सेम टाइम आफ्टर द इंटरसेक्शन ऑफ APP and MPP, MPP is decreasing and APP is also decreasing। देखो इसके बाद तो दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं। इससे ये इंटरसेक्शन पॉइंट से पहले तक सिर्फ एमपी यहां से यहां डिक्रीज किया था, एपीपी तो इंक्रीज ही कर रहा था। इसके आफ्टर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोथ एमपीपी एंड एपीपी डिक्रीजिंग। ओके, अब देखते हैं स्टेज 2 में और क्या क्या चीज होता है। स्टेज 2 में टीपीपी बढ़ रहा है, टीपीपी इज इंक्रीजिंग बट एट ए डिक्रीजिंग रेट, एट ए डिक्रीजिंग रेट। ओके, ये याद रखो, यहां पे टीपीपी इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट, एंड एट द एंड ऑफ stage 2 or at the beginning of stage 1 TPP is maximum and at that point MPP is 0। देखो MPP जहां पे 0 है correspondingly वहां पे TPP मैक्सिमम है। ठीक है, अच्छा अभी उसके बाद थर्ड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में TPP keeps on decreasing, in the third stage TPP decreasing। अभी तक थर्ड स्टेज तक TPP डिक्रीज किया ही नहीं था। नाउ इन द थर्ड स्टेज TPP is decreasing। ओके, देख लो थर्ड स्टेज में एमपीपी इज नेगेटिव, एमपीपी इज नेगेटिव। ये हम थर्ड स्टेज की बात करेंगे। ओके, और एपीपी जो है वो तो डिक्रीज ही कर रहा है, पर एपीपी 0 नहीं होगा। एंड इन द थर्ड स्टेज टीपीपी इज डिक्रीजिंग, एपीपी इज डिक्रीजिंग, एमपीपी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग बट एमपीपी इज नेगेटिव। ओके, अब हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन का क्या सीन है। यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन का हमने फॉर्मूला एक बताया था, एमपी अपन एपी। ठीक है,
तो यहां पे चेक करो, ठीक है, ये जो पॉइंट है इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है वो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है जहां पे एपी और एमपी इंटरसेक्ट करते हैं। ये वो पॉइंट है जहां पे एमपी 0 है और टीपी मैक्सिमम है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंजेशन, पॉइंट ऑफ कंजेशन, ठीक है। ये आप लोगों का क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। यहां से आपका शुरू होता है स्टेज 2, ठीक है। तो स्टेज 2 में क्या, स्टेज 2 कहां से शुरू होता है, जहां पे एमपी और एपी इंटरसेक्ट करते हैं। एपी और एमपी इंटरसेक्ट करते हैं मतलब एपी और एपी इक्वल है एट स्टेज 2 बिगिनिंग एमपी जो है एपी का इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ईपी क्या होगा, एमपी बाय एपी दैट इज 1। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, अरे यार, हाँ, ये जो पॉइंट है स्टेज 2 में, स्टेज 2 का जो बिगिनिंग को मार्क करता है, तो ये वाला पॉइंट है ईपी इज इक्वल टू 1 का, ठीक है। ये वाला पॉइंट इधर क्या है, ईपी इज ग्रेटर देन 1। यहां पे ईपी इज ग्रेटर देन 1 है। क्यों यहां पे ईपी इज ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि ईपी हमने बोला कि एमपी अपन एपी, यहां पे देखो एमपी एपी से बड़ा है। जितने स्टेज 1 में एमपीपी इज ग्रेटर देन एपीपी, दैट्स व्हाई ईपी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इन द स्टेज 2 क्या होता है, स्टेज 2 का मार्किंग कहां से होता है, ईपी इज इक्वल टू 1 से। उसके बाद क्या होता है, ईपी इज बिटवीन 0 to 1, ठीक है, क्योंकि इसके बाद एपी जो है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। इन द थर्ड स्टेज एमपीपी इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई ईपी इज ऑल्सो नेगेटिव। यहां पे जो है देखो ये वाले पॉइंट पे ईपी 0 है। क्यों, यहां पे एमपीपी 0 है। ईपी इज इक्वल टू एमपीपी अपन एपीपी, एमपी इज 0 इन दिस पॉइंट where TPP is maximum, so EP is also 0 at this point. After this point EP becomes negative. Why? MPP is negative. Okay, अब चलते हैं, ये तो अपना कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव ऑन। वही चीज लिखा है, इसको थोड़ा अभी डिस्क्रिप्टिव वे में समझते हैं कि क्या है इधर। स्टेज 1 में हमें मिलता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है। स्टेज 2 में हमें मिलता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स और स्टेज 3 में हमें मिलता है नेगेटिव रिटर्न्स, ठीक है। स्टेज 1 में इंक्रीजिंग रिटर्न्स हमें क्यों मिलता है, क्योंकि हमारे पास जो है फिक्स्ड रिसोर्सेस वो अबंडेंट है। आवर फिक्स्ड रिसोर्सेस आर अबंडेंट एंड आवर वेरिएबल रिसोर्सेस आर टू स्कार्स at stage 1 I'm talking about. Okay, so at each unit you are adding, after each unit you are adding, your efficiency is increasing in the stage 1, and after a point of time when MP attains its maximum, after the inflection point your diminishing return starts, and it continues up to the point where your MP is 0. Diminishing return starts from the point where MP is equal to maximum, and diminishing returns continues up to the point where MP is equal to 0. After the point MP is equal to 0 starts the negative returns. Okay, ठीक है। तो स्टेज 1 में पूरा इंक्रीजिंग रिटर्न्स चलेगा, ठीक है। कौन से पॉइंट तक, पॉइंट अप टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसको बोल सकते हैं एमपी जहां पे मैक्सिमम है उस कॉरेस्पॉन्डिंग का टीपीपी पॉइंट, जहां पे एमपी मैक्सिमम है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग का टीपीपी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक आपका जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स है वो मिलता रहेगा, उसके बाद आपका डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट होगा। और स्टेज 2 में डिक्रीजिंग रिटर्न्स तो चलेगा ही, पूरा स्टेज 2 में वही चलेगा। और स्टेज 2 जहां पे खत्म होता है वहां पे एमपी 0 होता है, टीपी मैक्सिमम होता है, वहां तक डिमिनिशिंग रिटर्न चल रहा है, उसके बाद नेगेटिव रिटर्न स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं, वही चीज लिखा हुआ है यहां पे वैसे तो, ठीक है। टीपीपी राइजेस फास्टर एंड फास्टर, एमपीपी इज अबव एपीपी, मैंने ये सब चीज आपको बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है। आप ये स्लाइड्स को एक बार जरूर देखना अच्छे से। ओके,
अभी हम कौन से जोन में प्रोड्यूस करें, हम क्या स्टेज 1 में प्रोड्यूस करें या स्टेज 2 में करें या स्टेज 3 में करें, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि सर हम टीपी जहां पे मैक्सिमम है ना वहां प्रोड्यूस करते हैं, हमारा टोटल प्रोडक्ट तो वहां पे मैक्सिमम है, एमपी 0 है वहां पे प्रोड्यूस करते हैं। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं, टीपी मैक्सिमम से क्या होता है, टीपी जितना हमारा इनपुट है जब तक हमारा सारा इनपुट खत्म हो जाएगा तब तक हम करते हैं। मेरे पास 200 क्विंटल यूरिया है, मैं सारा यूरिया खत्म होने तक मैं अप्लाई करते जाऊंगा। कुछ लोग ये भी बोलेंगे। ठीक है, एक्चुअली हम कहां प्रोड्यूस करना चाहिए वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टेज 1 की बात करते हैं। स्टेज 1 इरेशनल है, स्टेज 1 में भाई अपन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे, हमारे पास ऑप्शन है अपना प्रोडक्शन एक्सपेंशन करने का, हमारे पास ऑप्शन है हमारा प्रोडक्शन एक्सपेंशन करने का। क्यों, हम जितना हमारा इनपुट डालते जा रहे हैं हमारा आउटपुट बढ़ रहा है पर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए हमारा स्टेज 1 जो है इरेशनल है। क्यों, हम यहां पे प्रोडक्शन स्टॉप कर देंगे तो फिर हमारा भाई हम ऑप्टिमम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे ना, हमको और जल्द प्रोड्यूस करना चाहिए, इसीलिए हम इरेशनल है। इरेशनल मतलब है यहां पे प्रोडक्शन बंद मत करो, इसके आगे कंटिन्यू करो। ठीक है, चलो ठीक है, हम समझ गए फर्स्ट में हम नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड में क्या होता है, टेक्निकल एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल रिसोर्स। ये क्या है, कोई बता सकता है ये क्या है। मैंने बोला था पहले ये एपीपी है, और टेक्निकल एफिशिएंसी ऑफ फिक्स्ड रिसोर्सेज क्या होता है, वो होता है टीपीपी। स्टेज 2 में टेक्निकल एफिशिएंसी ऑफ फिक्स्ड रिसोर्सेज क्या करता है, इंक्रीज करता है बट एट ए डिक्रीजिंग रेट। स्टेज 2 में टेक्निकल एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल इनपुट वो क्या करता है, वो क्या करता है, एपी की बात कर रहे हैं हम, एपी स्टेज 2 में डिक्रीज कर रहा है, एपी स्टेज 2 में डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, स्टेज 2 में एपी हाई है किससे, एमपी से, पर स्टेज 2 में एपी डिक्रीज कर रहा है। तो यहां पे क्या है, हम टेक्निकल एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल रिसोर्सेज इज हाई एंड फिक्स्ड रिसोर्सेज इज फुल्ली वर्क्ड, नो रीऑर्गेनाइजेशन यील्ड्स मोर। इसके बाद तुम अगर रीऑर्गेनाइज करोगे तुम्हें यील्ड ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी तक फिर भी हम वहां तक नहीं पहुंचे कि हमें कहां प्रोड्यूस करना चाहिए। स्टेज 1 का तो नहीं करना चाहिए, स्टेज 2 में बोल रहे हैं करना चाहिए। स्टेज 2 में कहां करना चाहिए, स्टेज 2 में स्टार्टिंग में करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए, या स्टेज 2 का मैक्सिमम जहां पे टीपी होता है जो स्टेज 2 का आखिरी पॉइंट है वहां पे खत्म कर देना चाहिए, कहां खत्म कर देना चाहिए, अभी तक हम उस पर बात नहीं किए, उस पर हम चर्चा करेंगे। पर थर्ड वाले जोन को देख लेते हैं, थर्ड स्टेज को देख लेते हैं। क्या हम उसे प्रोडक्शन खींच सकते हैं क्या थर्ड स्टेज तक, आंसर है नहीं। क्यों नहीं कर सकते भाई, वहां पे तो सब कुछ डिक्रीज कर रहा है, वहां पे तो आपका टीपी डिक्रीज कर रहा है, वहां पे तो आपका एपी डिक्रीज कर रहा है, वहां पे तो आपका एमपी डिक्रीज कर रहा है और नेगेटिव भी है, तो वहां पे तो हम प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्यों, हमारा वहां एक एग्जांपल में दिखाया था आपको, आप लोगों को देखो यहां पे ये वाला ग्राफ देखो, जब आप 7th यूनिट अप्लाई करते हो तो आपका एमपी हो जाता है 0। When you apply the 7th यूनिट, मैं इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूं बीच बीच में क्योंकि कुछ साउथ इंडियन के स्टूडेंट्स भी है तो उन लोगों को हिंदी बेचारों को समझ नहीं आता है, तो उनको भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो when you apply the 7th यूनिट our MP is 0 at this point. If we keep on adding one more unit then our MP becomes negative. देखो 8th इनपुट लेवल जो है उस पे MP नेगेटिव हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहां तक ही भाई ठीक था, ये 7th जो है यहां तक ठीक था, यहां पे टीपी मैक्सिमम तो था, पर इसके बाद 8th में तो भाई एमपी नेगेटिव हो जा रहा है, टीपी डिक्रीज कर रहा है, तो यहां पे तो करने का चांस ही नहीं बनता। तो हमारा जो भी हमारा प्रोडक्शन होएगा तो ये दोनों पॉइंट में ही कहीं होगा। देखो ये 3 पॉइंट में ही कहीं होगा, क्योंकि यहां पे जो है एमपी तुम्हारा अच्छा खासा है, टीपी भी मैक्सिमम है, तो हम डिसाइड करेंगे क्या 5th में होगा, क्या 6th में होगा, कि 7th में होगा, कहां हम प्रोडक्शन बंद करेंगे, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक पर हमें इतना पता चला भाई हम स्टेज 3 में तो प्रोडक्शन नहीं खींच नहीं सकते, क्योंकि एट स्टेज 3 एमपी बिकम्स नेगेटिव एंड टीपी फॉल्स 126 से 120 हो गया भाई, जहां पे हमारे पास 126 टीपी का ऑप्शन था, हम वहां पे 120 पे क्यों जाएंगे। ठीक है, एमपी ऊपर से नेगेटिव हो रहा है, एक एमपी नेगेटिव हो रहा है का मतलब क्या है, अगर हम एक यूनिट एक्स्ट्रा ऐड करेंगे हमारा लॉस होगा, तो हम क्यों करेंगे वहां पे। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग।
चलते हैं हम वहां पे जहां मैं बात करते थे। हाँ, जैसे 8th यूनिट हम दिखाए, वहां पे क्या होता है, फ्री डिस्पोजेबिलिटी हो जाता है। ठीक है, फ्री डिस्पोजेबिलिटी मतलब उसके बाद तुम्हारा एमपी जो है नेगेटिव, इसको बोलते हैं फ्री डिस्पोजेबिलिटी ऑफ इनपुट। कहां पे होता है, जहां पे एमपी इज इक्वल टू 0, उसके बाद आप लोगों का एमपी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं थोड़ा टीपी और टीपीपी और टीपीपी में क्या फर्क है। एक है फिजिकल साइड है, एक है वैल्यू साइड है। हम फिजिकल साइड को अगर मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से तो हमें मिल जाएगा वैल्यू साइड। कोई भी हमारा क्वांटिटी है, क्वांटिटी में अगर प्राइस मल्टीप्लाई कर देंगे हमें क्या मिलता है, वैल्यू मिलता है ना। तो वही एग्जैक्ट चीज है। हमारा टीपीपी किस में होता है, क्वांटिटी में होता है। हम इसमें प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे हमें टीपीपी मिल जाएगा, टोटल वैल्यू प्रोडक्ट मिल जाएगा। एमपीपी क्या होता है, हमारा एक क्वांटिटी होता है, ठीक है, तो उसमें हम अगर प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे उसको एक वैल्यू मिल जाएगा। सेम गोस विथ कॉस्ट साइड। कॉस्ट साइड में क्या होता है, एक होता है मार्जिनल कॉस्ट और एक होता है मार्जिनल इनपुट कॉस्ट। देखो, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल इनपुट कॉस्ट में क्या फर्क है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये मार्जिनल इनपुट कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है अगर मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूशन कर रहा हूं तो फिर मेरे को कितना कॉस्ट एक्स्ट्रा बियर करना पड़ रहा है, द एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर ड्यू टू एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ये है एमसी। पर एमआईसी क्या है, मार्जिनल इनपुट कॉस्ट क्या है, दैट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर ड्यू टू एक्स्ट्रा इनपुट यूज्ड। दोनों में डिफरेंट है। यहां पे हम एक्स्ट्रा इनपुट यूज कर रहे हैं एमआईसी के केस में, तो एक्स्ट्रा इनपुट यूज करने के चलते हमारा कितना कॉस्ट एक्स्ट्रा हो रहा है। और दूसरा है एमसी, मतलब हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रहे हैं एक यूनिट का, तो फिर हमें कितना कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है। ठीक है, चलो डन, ये भी हो गया अपना। अभी इसमें यही तो चीज लिखा है, 1 मोर यूनिट ऑफ इनपुट, मैन डे, बैग ऑफ यूरिया, ये सब इनपुट की बात हो गई। ठीक है, और हम जो टेक्स्ट बुक से सुपर रेड्डी से उठाया है हमने एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में उसने ले रखा है कि आउटपुट जो है 5 पर केजी है, 5 रुपए पर केजी है, और जो लेबर कॉस्ट है 30 रुपीज पर मैन डे है। ठीक है, तो हम इसी को लेके आगे वाले जो हमारा टेबल है उसमें चर्चा करेंगे। देखो, इसमें प्राइस जो है 5 रुपीज पर केजी है एंड वेज जो है 30 रुपीज पर मैन डे है। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले देखते हैं वही जो ग्राफ देखे थे हमने, उसी का रिप्रेजेंटेशन ही है एक टेबल फॉर्मेट में। मैन डेज दे रखा है, टीपी दे रखा है, और टीपी में हम अगर प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मिल जाएगा टीपीपी। टीपी में प्राइस टीपी इंटू प्राइस इज इक्वल टू टीपीपी। ठीक है, चेंज इन टीपीपी अपन चेंज इन इनपुट, ये मिल जाएगा एमबीपी, मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट। ठीक है, और मार्जिनल इनपुट कॉस्ट का डेफिनेशन मैंने आपको बोल दिया कि एक एक्स्ट्रा इनपुट अगर हम यूज करते हैं तो हमें कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। यहां कंसेप्ट अपना क्लियर है। तो हम एक ऑप्टिमम इनपुट कहां हम प्रोड्यूस करेंगे, जहां पे हमारा एमबीपी इज इक्वल टू एमआईसी होगा। हमने ये बात पहले कर दी थी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट दैट वी विल बी प्रोड्यूसिंग इन second zone, second stage, that is the stage of rationality. In the rational zone we'll be producing, but at what point in the rationality, तो वो हमने डिसाइड नहीं किया था, वो हम अभी डिसाइड कर रहे हैं। we'll be deciding through MVP is equal to MIC. The point at which MVP is equal to MIC, that will be obviously lying in the second rational zone only, but at that point only our profit, our resource will be optimized. Okay, at that point we'll be concluding how much you should be producing. Okay, चलो ये हो गया बात। पर फर्स्ट में क्यों नहीं करेंगे, फर्स्ट में एमबीपी इज इक्वल टू एमआईसी नहीं होता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, एट फर्स्ट स्टेज एमबीपी इज इक्वल टू एमआईसी, मतलब marginal value product is more than marginal input cost. That means we have an incentive to keep on increasing our inputs so that we'll be getting more and more of our output. तो फर्स्ट स्टेज में हमारे पास कोई रीजन नहीं है हम फर्स्ट स्टेज पे अपना प्रोडक्शन बंद कर दे। ठीक है, तो हम सेकंड स्टेज पे करेंगे, और सेकंड स्टेज का उस पॉइंट पे करेंगे जहां पे एमबीपी इज इक्वल टू एमआईसी होगा। चलो भाई ठीक हो गया। देखो, अच्छा ये एमआईसी है, ये एमआईसी है। कुछ लोग बोलेंगे सर ये एमआईसी को कांस्टेंट क्यों लिया है इधर, एमबीपी तो इधर वेरी कर रहे हैं, एमआईसी को कांस्टेंट क्यों लिया है।
भाई एमआईसी क्या होता है? व्हाट इज एमआईसी? मार्जिनल इनपुट कॉस्ट मींस एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू एडिशनल इनपुट यूज्ड। पर मुझे एक चीज बताओ, क्या ये चीज जो एमआईसी है, क्या ये तुम्हारा प्राइस ऑफ इनपुट के बराबर नहीं है? सोचो तो, अगर अब मेरा जो प्राइस ऑफ इनपुट है, मेरा इनपुट है यूरिया, यूरिया का एक बैग है 50 रुपए, यहाँ के केस में लेते हैं तो 30 रुपया मेरा मान लो यूरिया का बैग है, तो एक और इनपुट में यूज कर रहा हूं, तो फिर मेरे को कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 30 रुपया। तो जो मेरा इनपुट का प्राइस है वही तो मेरा मार्जिनल इनपुट कॉस्ट हुआ। तो इसीलिए एमआईसी इज नथिंग बट प्राइस ऑफ इनपुट। जो इनपुट है उसका प्राइस है एमआईसी, इसीलिए वो कांस्टेंट है। और एमबीपी जो है वो चेंज इन टीबीपी है, टीबीपी का आपका स्लोप है। देखो जहां पे एमबीपी इंटरसेक्ट करता है, एमबीपी पहले इंक्रीज करता है फिर एमबीपी डिक्रीज करता है, और जिस पॉइंट पे एमबीपी एमआईसी को इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट हमारा ऑप्टिमम पॉइंट है, दैट इज द 6th लेवल ऑफ इनपुट। At 6th level of input, we are getting TPP is 126, TBP is 630, MBP is 30, and MIC is 30. Means MBP is equal to MIP. It is the condition for optimization. Okay, देखो, any doubt? लाइव क्लास नहीं है ना, ये पूछ के भी क्या होगा? कमेंट सेक्शन पे जरूर डालना, मैं जरूर आंसर करूंगा, ठीक है? चलो एक दूसरा साइड देखते हैं हम, वो है थोड़ा आउटपुट साइड में। हमने अभी जो एमबीपी एमआईसी की बात किया, हमने वो इनपुट साइड से बात किया, हमने सप्लाई साइड से बात किया। अभी हम थोड़ा प्रोडक्ट साइड से बात करते हैं। ओके, व्हेन विल बी स्टॉपिंग आवर प्रोडक्शन, we'll be stopping at that point when our resources will be optimized, and it will be optimized at the point where MC is equal to MR, sorry. So at the point where MC is equal to MR, we'll be getting our optimum input level, and at that point we'll be getting our optimum output for that optimum input level. Okay, देखो MC और MR कहां पे इक्वल होते हैं? सेम 6 पॉइंट पे। तो इसका मतलब है हम सप्लाई साइड से देखें और या फिर हम डिमांड साइड से देखें या प्रोडक्शन साइड से देखें, वेदर विल बी इक्वेटिंग एमबीपी विथ एमआईसी और विल बी इक्वेटिंग एमसी इज इक्वल टू एमआर, both of these will be yielding the same result. Okay, that is the 6th level of input use. Okay, चलो वही चीज लिखा है। अगर इनपुट साइड से देखेंगे तो एमबीपी इज इक्वल टू एमआईसी एंड इट इज इक्विवेलेंट टू एमआर इज इक्वल टू एमसी। ओके, क्या मिलता है एमबीपी इज इक्वल टू एमआईसी से? कि भाई वी शुड हायर द 6th मैन डे एंड वी शुड नॉट हायर मोर देन 6th मैन डे। एमआर इज इक्वल टू एमसी क्या शो करता है? वी शुड सेल द 126 kg एंड वी शुड सेल नो मोर। उससे ज्यादा हमें सेल नहीं करना चाहिए, उससे ज्यादा हम प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, ठीक है? Exactly the what the equimarginal thing says, it says the last unit of any activity must earn exactly what it cost. यही तो बोलते हैं तुम्हारे equimarginal principle, ठीक है? There is only one profit maximizing level of input and output, and whether you decide through MBP is equal to MIC or you decide through MR is equal to MC, both will be giving the same result. चलो, तो ये जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट वाला चीज है, तो प्रॉफिट कहां पे मैक्सिमम होता है? एमबीपी इज इक्वल टू एमआईसी से। एमआईसी में वहां पे मैक्सिमाइज नहीं होता है जहां पे टीपीपी मैक्सिमम है। यहां पे तुम्हारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहां होता है? एमबीपी इज इक्वल टू एमआईसी से या एमआर इज इक्वल टू एमसी जहां पे होता है। अगर तुम्हें कोई पूछे स्टेज 2 में कहां प्रोडक्शन करना है, तुम बोलोगे जहां पे स्टेज 2 में कहीं भी प्रोडक्शन हो सकता है, कंडीशन अप्लाइड एमबीपी इज इक्वल टू एमआईसी हो या एमआर इज इक्वल टू एमसी हो। चलो, इसका एक समरी दे रखा है हमने यहाँ पे, स्टेज ये भी तुम्हारा बुक में भी है, ठीक है? स्टेज वन कहां से शुरू होता है, ठीक है? स्टेज 1 का कहां खत्म होता है? स्टेज 1 शुरू होता है जहां पे पहले टीपी इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट, देन टीपी डिक्रीजेस, टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, देन एमपी की बात करें तो एमपी इंक्रीजेस मैक्सिमम अटेंड करता है फिर डिक्रीज करता है स्टेज 1 पे। एपी क्या करता है? एपी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इन स्टेज 1। ओके, इन स्टेज 2
स्टेज 2 कहाँ शुरू होता है, जहां पे एमपीपी इज इक्वल टू एमपीपी होता है. स्टेज 2 टर्मिनेट्स एट एमपीपी इज इक्वल टू 0 एंड टीपीपी इज मैक्सिमम एट दैट पॉइंट. देन एट स्टेज 3 एमपीपी 0 से एमपीपी इज इक्वल टू 0 से स्टेज 3 शुरू होता है एंड इट कुड कंटिन्यू अप टू एनी पॉइंट. At the point where MPP is equal to 0, TPP is maximum, and after that point TPP declines because MPP becomes negative. Okay, चलो ये हो गया. और क्या देखा था हमने, TPP पहले TPP के, हाँ वही सब बात मैंने कर ही दिया है, देख लो एक बार फिर से. जो स्टेज 1 में EP is more than 1, स्टेज 2 में EP is in between 0 and 1, and in the stage 3 EP is less than 0. Okay, तो ये सारी चीजें मैंने कवर करवा चुका हूं मैं, इसको एक बार तुम देख लेना. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अच्छा, ये एक चीज है, ये थोड़ा नया कंसेप्ट है. ठीक है, मतलब इसको ना लोग बोलते ही नहीं है, कोई पढ़ाता ही नहीं है. ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स, बट कोई एरोगेंस के साथ नहीं बोल रहा हूं, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चीज का कि हम सबको ये चीज को समझाए. देखो, हमारे पास 2 इनपुट है. सपोज मेरे पास लेबर है, मेरे पास लैंड. ठीक है, 2 इनपुट है. अच्छा, मुझे बताओ, ये जो स्टेज 2 है, स्टेज 2 की हम बात करते हैं, ये कौन से इनपुट के लिए है? वेदर इट इज फॉर, जो स्टेज 2 में हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, वेदर इट इज फॉर लेबर और वेदर इट इज फॉर लैंड, किसके लिए है वो? आंसर है वो दोनों के लिए है. ठीक है, अगर हम बात करें, मान लो अभी मैं ये मान के चलता हूं, मैं लेबर जो है वो मेरा वेरिएबल इनपुट है और लैंड है जो मेरा फिक्स्ड है. ठीक है, मैं लैंड को फिक्स मान के चल रहा हूं, लेबर मेरा वेरिएबल इनपुट है, वो उसको मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया, तो ग्राफ जो टीपी का बनता है एग्जैक्टली यही बनता है. दूसरा अगर मैं केस लूं, अगर कि मैं जो लेबर को फिक्स मान लूं और लैंड को वेरिएबल मानूं, तो लैंड का जितना हेक्टर बढ़ेगा उस हिसाब से, ये हम राइट टू लेफ्ट देखेंगे तो ये सेम चीज का मिरर इमेज इधर बना रखा है, तो फिर ये भी ऐसा इंक्रीज करेगा. पर इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो स्टेज 1 है x1 का, मतलब x1 है हमारा लेबर, द स्टेज 1 ऑफ लेबर इज इक्विवेलेंट टू द स्टेज 3 ऑफ लैंड. अगर लैंड को हम वेरिएबल लेते हैं, उसका स्टेज 3 जो होगा वो इक्विवेलेंट है स्टेज 1 ऑफ लेबर, अगर हम लेबर को वेरिएबल यूनिट लेते हैं. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज जो इसके पीछे हमारा लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, दैट इज सिमेट्रिक इन नेचर. इसका मतलब है तुम लैंड को लो या फिर लेबर को लो, तुम्हारा अल्टीमेटली प्रोडक्शन जो है रेशनल जोन में ही आने वाला है. ठीक है, तुम्हारा प्रोडक्शन रेशनल जोन में ही आने वाला है. एक चीज देखो, अगर मान लो मेरे पास 20 हेक्टर लैंड है और 20 यूनिट्स ऑफ लेबर ले लेते हैं, 20 यूनिट्स ऑफ लेबर है और 10 हेक्टर ऑफ लैंड है. ठीक है, मुझे बताओ, फर्स्ट केस में जहां पे हमने लैंड को फिक्स लिया है और लेबर को वेरी किया है. ठीक है, मेरे पास लैंड कितना है? 20 हेक्टर. ठीक है, फर्स्ट यूनिट ऑफ जब मैं लेबर अप्लाई करता हूं, मेरे पास फर्स्ट यूनिट के लिए कितना लैंड है? पर लेबर 20 हेक्टर. एक लेबर है, 20 हेक्टर लैंड है, तो पर लेबर 20 हेक्टर लैंड है. दूसरा लेबर जब मैं डालता हूं तो फिर पर लेबर कितना लैंड आता है? 10 हेक्टर. थर्ड लेबर जब डालता हूं 20/3 हेक्टर. फोर्थ लेबर जब डालता हूं तो वो आता है 5 हेक्टर. ठीक है, आप देख पा रहे होगे जैसे जैसे मैं डालते जा रहा हूं इनपुट, मेरा जो पर लेबर जो लैंड है वो गिरते जा रहा है. अच्छा, इधर एक दूसरा केस लेते हैं. अगर मान लो मेरे पास 20 हेक्टर लैंड है. ठीक है, और मेरे पास सेम एग्जांपल लेते हैं, और मेरे पास 10 लेबर है. क्या लिया था इधर? सॉरी, 20 यूनिट ऑफ लेबर और 10 हेक्टर लैंड. तो यही लेते हैं, 10 हेक्टर लैंड है और 20 यूनिट ऑफ लेबर है. जब 20 यूनिट के लेबर की बात करते हैं हम, इस केस में हम यहाँ पे लेते हैं लैंड को हम कर देते हैं वेरिएबल. तो मतलब हम शुरू करो, हमारे पास 20 यूनिट्स ऑफ लेबर है. ठीक है, हमारे पास मान लो अभी मेरे पास 1 हेक्टर का लैंड है. ठीक है, तो फिर पर लेबर कितना लैंड आता है? 1/20. फिर 2 हेक्टर लैंड अगर कर दूंगा तो 2/20. तो ये इंक्रीज करते जाता है. और जब मैं यहां पे बात किया था तो 1 2 3 ये लेबर था, इधर 20 हेक्टर का
तो 10 हेक्टर का लैंड था, तो यहाँ पे पर हेक्टर आएगा 10, 5, 10/3, ये डिक्रीज करते जा रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे इंक्रीज करते जा रहा है, ये इंक्रीज करते जा रहा है, ये इंक्रीज करते जा रहा है इधर, और यहाँ पे ये मिनिमम है। ये उसका है स्टेज 1 है, ये इसका है स्टेज 3। मतलब स्टेज 1 ऑफ x1 ये x1 को हम ले सकते हैं लेबर। स्टेज 1 ऑफ लेबर इज इक्वल टू स्टेज 3 ऑफ लैंड। अगर हम लैंड को वेरिएबल यूनिट लेते हैं, उसका स्टेज 3 जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा स्टेज 1 किसका, लेबर का। इसीलिए हमने इसका मिरर इमेज बनाया। इसका समरी ये है कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो सिमेट्रिक है, ये याद रखना, ठीक है। यहां पे एक जो लिखा है मैंने, टीपीपी ऑफ x1 इज इक्वल टू एमपीपी ऑफ x2, ये तभी पॉसिबल है, ये एक कंडीशन है, तभी पॉसिबल है जब लैंड फिक्स्ड है और तुम्हारा फिक्स्ड मतलब एक यूनिट एक ही यूनिट का लैंड अगर हमारे पास है, फिक्स्ड है और एक ही यूनिट का लैंड है, तब ये कंडीशन होल्ड करता है। तो इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज हो गए। अगर समझ में आ रहा है तो ये इतना याद रखो, अगर तुम्हारा लैंड फिक्स्ड है और एक यूनिट का लैंड तुम्हारे पास है, तब टीपीपी ऑफ x1 इक्वल टू एपीपी ऑफ x2 है। क्योंकि एपीपी ऑफ x2 क्या है बताओ, एपीपी ऑफ x2 क्या है, टीपीपी बाय यूनिट ऑफ x2। यूनिट ऑफ x2 को हमने 1 ले रखा है, इसका मतलब है एपीपी ऑफ x2 इज इक्वल टू टीपीपी ऑफ x1। यही तो टीपीपी ऑफ x1 है। तो ये रिलेशन तभी होल्ड करेगा जब तुम्हारा एक यूनिट फिक्स्ड हो और वो उसका जो वैल्यू है वो एक यूनिट रखा गया हो, वो नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन है, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अभी डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन का शेप देखते हैं। बहुत सारे प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, कॉप डगलस हो गया, स्पिलमैन हो गया, फिर आपका सीईएस प्रोडक्शन, बहुत सारे प्रोडक्शन फंक्शन है। पर अभी हम जो बेसिक आपके अभी जरूरत है यूजी वालों का, एमएससी वालों का, वो उसका देख लेते हैं इस चैप्टर के, क्योंकि हम अगर सीईएस और स्पिलमैन वगैरह में चले जाएं वो एक बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, उस पर हम नहीं जाएंगे। देखो लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन का इक्वेशन जनरली यही होता है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। सिंपल, हम स्कूल के टाइम से ये पढ़ते आ रहे हैं। फिर ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। कॉप डगलस है, कॉप डगलस एक पावर फंक्शन का एक मॉडिफिकेशन है। पावर फंक्शन में क्या होता है, एक ही इनपुट होता है, एक ही वेरिएबल इनपुट होता है, और कॉप डगलस में जो एक से ज्यादा हो सकते हैं इनपुट्स, ठीक है। और एक क्यूबिक फंक्शन में क्या है, जो एक एस शेप का एक होता है, जो इनवर्स एस शेप का एक कर्व होता है, वो क्यूबिक का होता है, ठीक है। पहले राइज करता है। जो टीपीपी हम देखते हैं, जो आज हमने टीपीपी कर्व देखा, वो कौन सा फंक्शन के लिए, वो क्यूबिक फंक्शन के लिए, जो हमने टीपीपी का कर्व देखा आज, ठीक है, वो क्यूबिक फंक्शन है, ऐसा फंक्शन होता है उसका, ठीक है। चलो, इसमें हम क्या देख रहे थे कि अगर मेरे को कोई बोले कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसका एमपीपी कितना है, सिंपल इसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम। डेरिवेटिव क्या है, सिंपल है भाई, मैथ है स्कूल का, dy बाई डी एक्स है, तो इसका क्या होगा, b होगा। b एक कांस्टेंट है, तो इसका एमपीपी कांस्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली इसका हम निकाल सकते हैं, इसका भी हम dy बाई डी एक्स करके निकाल सकते हैं, ठीक है। पर इसका dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या होगा, इसका देखो 3x स्क्वायर a प्लस 2bx प्लस c, ठीक है। ये क्या होगा, ये पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, ये वाला जो इसका जो एमपी है, ठीक है। इसके बाद आता है कॉप डगलस पावर फंक्शन। ये सबका हम अगर निकालेंगे एमपी, उसके लिए सिंपल एक चीज है, dy बाई डी एक्स करेंगे, हमारा फॉर्मूला आ गया एमपीपी का, क्योंकि एमपीपी जो है वो टीपीपी का डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इनपुट, बस। अच्छा, सेम कर्व रन्स एवरी फार्म एंटरप्राइजेस। मतलब देखो, अगर फर्टिलाइजर की बात अगर करेंगे, हम क्रॉप्स की बात करेंगे, तो वेरिएबल इनपुट क्या है, एनपीपी पर हेक्टर है, फिक्स्ड क्या है, लैंड, सीड, वाटर, ये सब है, ठीक है। तो हम अगर हम देखेंगे कि भाई हम कितना सॉइल में अप्लाई करना चाहिए फर्टिलाइजर्स, तो हम क्या करेंगे, एमबीपी इज इक्वल टू एमआईसी करेंगे। सिंपल, इरिगेशन वाटर है, उसमें क्या करेंगे, उसमें भी हम एमबीपी इज इक्वल टू एमआईसी करेंगे। क्या है उसमें वेरिएबल इनपुट क्या होएगा, नंबर ऑफ वाटरिंग्स। फिक्स्ड में क्या होएगा, लैंड, क्रॉप, क्लाइमेट। इसमें हमारा जो इनपुट और आउटपुट बस चेंज हो रहा है, हमारा फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, हमारा
ऑप्टिमाइजेशन का तरीका चेंज नहीं होगा, बस इनपुट और आउटपुट चेंज होगा। इसीलिए हमने एक प्रैक्टिकल आइडिया देने के लिए ये रखा है स्लाइड, ठीक है। देख लो ऐसे, यहाँ पे बस वेरिएबल इनपुट चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इसमें इसकी तो हमने बात कर लिया था भाई, ठीक है, उसमें कुछ और नया नहीं है। चलो, इसमें 4 चीजें हैं। 4 ट्रैप दैट कैच एवरी फर्स्ट स्टूडेंट। फर्स्ट स्टूडेंट को ये बहुत सारा दिक्कत देता है। मैक्सिमम आउटपुट मींस मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या आप लोग एग्री करते हो? 1 मिनट पॉज करके सोचो, क्या ये सही है? मैक्सिमम आउटपुट का मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट है? मैक्सिमम आउटपुट कहाँ मिलता है हमें? टीपी जहां पे मैक्सिमम होता है। टीपी कहाँ पे मैक्सिमम होता है? एमपी जहां पे 0 होता है। क्या एमपी जहां पे 0 होता है या टीपी जहां पे मैक्सिमम होता है वहां पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमेशन होता है? नहीं होता है भाई। प्रॉफिट मैक्सिमेशन का कहाँ कंडीशन है हमारा भाई? MIC इज इक्वल टू एमबीपी। एमबीपी को याद रखो, कोई VMPP बोल सकता है, मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट या वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट एक ही बात है, ठीक है। या फिर MR इज इक्वल टू MC। ये हमारा कंडीशन है, ये हमारा कंडीशन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत, ये चीज बिल्कुल गलत है, ठीक है। सेकंड में क्या देता है? MPP अगर फॉलिंग है तो आउटपुट फॉलिंग है। क्या ये बात सच है? जहां पे MPP फॉल करता है वहां पे आउटपुट फॉल करता है क्या? बिल्कुल नहीं। आउटपुट तभी फॉल करता है जब MPP फॉल तो करे पर उसके साथ नेगेटिव भी होना चाहिए। वो होता है स्टेज 3 में। स्टेज 1 में MPP इंक्रीज करता है, मैक्सिमम के बाद डिक्रीज करता है, पर वहां पे MPP का डिक्रीज करने पे टीपी फॉल करता है क्या? नहीं, टीपीपी इंक्रीज करता है बट एट ए डिक्रीजिंग रेट, फॉल नहीं होता टीपीपी का। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। स्टेज 1 इज एफिशिएंट सो स्टॉप देयर। बिल्कुल गलत। स्टेज 1 एफिशिएंट नहीं है। स्टेज 1 पे हमारे पास ऑप्शन है हमारा इनपुट बढ़ाने का, इसलिए वो तो इरेशनल जोन है। ये भी गलत है। एपीपी एंड एमपीपी आर द सेम नंबर। ये तो कतई ही गलत है, ये तो बहुत ही सिली मिस्टेक है। ये भी मत करना कभी गलती से, नरक में जाओगे आप लोग, ठीक है। वही इसी का आंसर दे रखा है इधर देखो। चलो क्वेश्चन देखते हैं कुछ। When APP reaches its maximum, exactly when which of the two measures are equal? जब APP मैक्सिमम पे होता है कौन सा दो चीज इक्वल होते हैं? जब APP मैक्सिमम पे होता है तब क्या होता है? वो कौन से स्टेज पे होता है? पता है तुमको? स्टेज 1 का बिगिनिंग पे, जहां पे MP और AP एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस पॉइंट पे APP मैक्सिमम होता है। MP वहां पे मैक्सिमम होता है जहां पे MP और AP एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो होता है स्टेज 2 के बिगिनिंग पे। स्टेज 2 का बिगिनिंग पे हमें APP मैक्सिमम मिलता है, उसके बाद APP फॉल करता है थ्रू आउट द स्टेज 2 एंड स्टेज 3, बट इट नेवर बिकम्स नेगेटिव, व्हाइल आफ्टर द स्टेज 3 MPP बिकम्स नेगेटिव। चलो मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इस चीज को ना बार बार रिपीट करने की बहुत जरूरत है, ठीक है। TPP is maximum at the point where MPP equals, and what is the EP at that point? TP कहां पे मैक्सिमम होता है? जहां पे MP 0 होता है। अगर MP 0 हुआ, EP का मतलब है MP अपन AP, MP 0 हुआ तो EP भी 0 होगा, सिंपल, ठीक है। MP आंसर क्या होगा? 0। A sixth worker at 6 kg of paddy sells at 5 kg and the daily wage is 30. Should the farmer hire this worker? So the comparison you used. अगर 6th वर्कर 6 kg पैडी ऐड करता है और पैडी को वो सेल करता है 5 kg पे, उसका डेली वेज है 30 रुपया है, ठीक है। तो क्या उसको वो जो फार्मर को कंटिन्यू करना चाहिए, इनपुट बढ़ाना चाहिए? और बताओ क्या हो सकता है? ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा टाइम लो, पॉज लो, सोचो। ऐसा नहीं, जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग उसको थोड़ा पॉज करके सोचो, ट्राई करो, क्योंकि आप लोग तो ये देखोगे, इसका आपके पास ऑप्शन है तो आप सोच के फिर यहाँ पे देखो, नहीं तो आपका ना वो क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो उस चीज के लिए ना आपको खुद से थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा हो जाएगा कि मैं तो बस पढ़ा के चला गया, आप लोग भूल जाओगे। चलो कोई नहीं, इसको अभी आप ब्रेक लीजिए, इसको सॉल्व करिए और इसको देखते हैं।
ठीक है। तो अगर 6 वर्कर 6 केजी पैडी ऐड करता है और पैडी को बेचता है 5 रुपए पर केजी पे, ठीक है, उसका डेली वेज जो है वो 30 रुपए है, ठीक है। क्या हमें वो फार्मर को वो हायर करना चाहिए उसको? बताओ, तो क्या होगा इसका आंसर? बताओ। देखो, एक सिंपल चीज, इसको पहले हटाते हैं यार। देखो, ये कह रहा है कि इट सेज इफ द 6 वर्कर इज बीइंग एडेड, अभी तक 6 वर्कर को हमने ऐड नहीं किया, वी हैवंट एडेड इट टिल नाउ। इफ यू ऐड द 6 वर्कर देन ही एड्स 6 केजी ऑफ पैडी। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? तो ये तो है, तो ये आपका एमपी नहीं है क्या? मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं है क्या ये? एक्स्ट्रा वर्कर कितना ऐड करता है वही तो मार्जिनल प्रोडक्ट है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट आ गया हमारा 6, ठीक है। पैडी सेल्स एट ₹5 पर केजी, ये तो प्राइस हो गया, तो दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, डेली वेज इज 30। डेली वेज क्या है? वेज एक इनपुट है शायद। अच्छा, इनपुट का प्राइस है। इनपुट का प्राइस का मतलब क्या होता है? इनपुट का प्राइस है मींस इनपुट कॉस्ट, और हमने पढ़ा था जो इनपुट का प्राइस है वो क्या होता है? मार्जिनल इनपुट कॉस्ट होता है, पहले बोल रखा हूं मैं। तो ये हुआ आपका MIC, ठीक। हमारे पास MP है, हमारे पास P है, हमें MIC है। हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन कैसे पता चलता है? हम अगर MPP इज इक्वल टू MIC करते हैं तो MVP इज इक्वल टू MIC करते हैं, तो बहुत बार बोल चुका हूं मैं। तो आपके पास कई ऑप्शन दिखता है क्या यहाँ पे कि आप कहीं से MIC तो दे रखा है, MVP कहीं से निकाल सकते हो? यस, multiply MP with P, you will be getting MVP, and check whether MVP is less than MIC or MVP is more than MIC or equal to MIC. Let's check it. MP into P, that is 6 into 5, 30। 30 क्या है? अरे यार, 30 भी 30 की तरह नहीं दिख रहा है। MP into P is equal to 6 into 5, 30। ये हो गया MVP, ये 30 है MVP। MIC दे रखा है 30, अरे वाह, सेम ही दे रखा है। दिस मीन्स MVP is equal to MIC, means this is your profit maximizing condition. Then we should definitely add the 6th worker because he'll be giving us our profit maximizing condition. Okay, बिल्कुल आंसर होगा इसका यस। यस, वी शुड हायर द फार्मर। अगर यहां पे ऐसा होता कि MVP 40 आ जाता 30 की जगह, तो MVP इज मोर देन MIC, तो हम क्या करते? ऐड करते, फिर से ऐड करते। जब तक ऐड करेंगे हम, जब तक MVP MIC से ना। अगर यहां पे ऐड करने का कंडीशन क्या है? अगर MVP इज ग्रेटर देन MIC, अगर यहां पे ऐसा कंडीशन भी होता तो भी हम ऐड करते, then also we would have added the labor। इक्वल टू या मोर देन होता तो हम ऐड करते। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन सिर्फ इक्वल टू वाला है, पर हम लेबर अगर ऐड कर सकते हैं कि नहीं, अगर ये हमें पूछ रहा है, तो फिर हम MVP अगर ग्रेटर देन MIC, तब भी अगर ये 30 की जगह MVP 40 होता, MIC 30 होता, तब भी हम ऐड कर सकते थे। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। अब देखते हैं स्टेज 3 इज टेक्निकली फिजिबल, पॉसिबल, द क्रॉप स्टिल ग्रोस, व्हाई इज इट इज इरेशनल प्रॉफिट सीकिंग फार्मर। देखो, स्टेज 3 तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, पर इरेशनल क्यों है? इरेशनल इसीलिए है, सबसे फर्स्ट है MPP नेगेटिव हो जाता है। MPP नेगेटिव होने से TP फॉल कर जाता है। और क्या गलती है? जो MR है MC से कम है, यहाँ पे MVP जो है MIC से कम है। इसका मतलब है हमें इनपुट यूजेस कम करना चाहिए, हमें प्रोडक्शन कम करना चाहिए। That's why it's not the rational zone for profit seeking farmer, though production is still technically possible. Okay? चलो, अच्छा, आंसर इधर ही दे दिया है मैंने। ठीक है, बहुत मेहनत से बनाया, टाइम लगा ये सब PPT बनाने में। फिर तो अभी तो चैप्टर का पूरा एक समरी दिया है, देख लो।
प्रोडक्शन फंक्शन एपीपी, एमबीपी, टीपी, ईपी सब दे रखा है इधर। स्टेज 1 का क्या कंडीशन है, ऑलरेडी बोल रखा था कि एमपी और एमपी के बीच में क्या रिलेशन होता है, एमपी जो है बड़ा होता है पूरे स्टेज 1 पे। स्टेज 2 में एपी बड़ा होता है एमपी से, इसके बाद से एपीपी इज मोर देन एमपीपी, यहां पे भी यहां पे भी। ठीक है, चलो ये सब डन है। सबसे पहले द डिसीजन फ्लो कैसे यूज करना है, सबसे पहले मेजर करो, टीपीपी पता करो, ठीक है। फिर उसके बाद एपीपी, एमपीपी, ईपी पता करो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपने को करना है स्टेज 2 फाइंड करना है। स्टेज 2 कहां पे शुरू होता है, जहां पे एपी अपने मैक्सिमम पे होगा और वहां पे एमपी और एपी इक्वल होंगे, ठीक है, वो पता कर लिया। उसके बाद डिसाइड करो जहां पे एमपीपी एमबीपी इज इक्वल टू एमआईसी होगा, मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट मार्जिनल इनपुट कॉस्ट के बराबर होगा या एमआरएमसी के बराबर होगा, तब तक हम करेंगे प्रोडक्शन। चलो डन है। एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सा इजी सा भी है, ठीक है। Suppose a field trial estimates a quadratic production function for the crop yield based on the nitrogen fertilizer application, एक से मतलब इनपुट है y is equal to 10 plus 15x minus 0.2x square. Calculate the exact level of input x that maximizes the total physical product. ठीक है, क्या होएगा इसका आंसर, थोड़ा एक बार पॉज करो, खुद सॉल्व करो, फिर वापस आओ, ठीक है। लेट्स सॉल्व इट। ओके, वी हैव बीन गिवन a production function that is y is equal to 10 plus 15x माइनस 20 नहीं सॉरी माइनस 0.2x स्क्वायर, ठीक है। हमें पता करना है जहां पे टीपी मैक्सिमाइजेशन हो। टीपी कहां पे मैक्सिमाइज होता है, वेयर इट इज गेटिंग मैक्सिमाइज्ड, टीपी गेट्स मैक्सिमाइज्ड एट द पॉइंट वेयर एमपीपी इज इक्वल टू 0। सो we need to find MPP and we need to put it equal to 0. so MPP पता करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, MPP कैसे पता करते हैं, ये अगर हमारा TPP है, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल इनपुट लेते हैं भाई। चलो dy/dx करते हैं, ये आ जाएगा हमारा MPP फाइंड आउट करते हैं, ये 0 आ गया, 15 माइनस 0.4x, ठीक है। इसको MPP को हम 0 पुट करेंगे तभी हमें वहां पे टीपीपी मैक्सिमम मिलेगा। एमपीपी को 0 पुट करते हैं, इसका मतलब फॉर टीपी टू बी मैक्सिमम एमपीपी शुड बी 0। 15 इज इक्वल टू 0.4x, x इज इक्वल टू 15/0.4। कर लो सॉल्व भाई, ठीक है। 15/10/4 सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन स्टेज 2 द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीपी एंड एसआरएमसी। एसआरएमसी क्या है, एसआरएमसी है शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व। एक चीज याद रखो, जो भी हम शॉर्ट टर्म कॉस्ट कर्व देखेंगे वो एग्जैक्टली इनवर्स होंगे किसके, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, टीपी कर्व है, एमपी कर्व है। अगर हम टोटल कॉस्ट कर्व देखेंगे वो जस्ट ऑपोजिट है टीपी कर्व का। अगर हम मार्जिनल कर्व का शेप देखेंगे वो एग्जैक्टली ऑपोजिट इनवर्स है एमपी कर्व का। हम एवरेज कॉस्ट की बात करेंगे वो एग्जैक्टली इनवर्स है किसका, एपीपी का, ठीक है। तो जहां पे एमपीपी बढ़ेगा ऑब्वियसली वहां पे एमसी घटेगा। अगर एमपीपी बढ़ रहा है तो वहां पे एमसी पक्का घट रहा होगा। तो देखते हैं स्टेज 2, इन स्टेज 2 द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीपी एंड एसआरएमसी। एमपीपी स्टेज 2 में क्या होता है, हाउ एमपीपी बिहेव्स इन स्टेज 2। स्टेज 2 में एमपीपी जो है वो डिक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूअसली एमपीपी डिक्रीज कर रहा है स्टेज 2 में। तो स्टेज 2 में एमपीपी कहां डिक्रीज कर रहा है भाई, एमपीपी देखो इधर ये एमपीपी इंक्रीज कर रहा है, इसको तो ये गलत हटा दो, एमपीपी डिक्रीज कर रहा है। पर हमारा एमपीपी का एसआरएमसी के साथ इनवर्स है, तो फिर अगर एमपीपी डिक्रीज कर रहा है तो एसआरएमसी इंक्रीज करना चाहिए। आंसर होगा बी इज द आंसर, ठीक है। चलो ये बोल रहा है अगर पी वाई डेल्टा वाई इज लेस देन पी एक्स डेल्टा एक्स, तो
अभी प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तब होता है जब तुम्हारा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू पी वाई बाय पी एक्स। मतलब ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या है तुम्हारा, बताओ? क्या ये एमपीपी है? ठीक है, ये पी वाई बाय पी एक्स क्या है? प्राइस ऑफ आउटपुट अपन प्राइस ऑफ इनपुट। ठीक है, ये जब होगा तुम्हारा वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है। ठीक है, मतलब इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन है पी वाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू पी एक्स डेल्टा एक्स। ये होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन। पर अभी हमारा ये कंडीशन है, हमें ये वाला कंडीशन चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या हमें इनपुट को कम करना चाहिए? बिल्कुल कम करना चाहिए। हमारा क्योंकि इनपुट ज्यादा है भाई, इनपुट और हमारा जो इनपुट का कॉस्ट है वो ज्यादा है, देखो, तो इनपुट को कम करना चाहिए। अगर इससे समझ नहीं आ रहा है, इसको और एक सिंपल तरीके से समझाते हैं, देखो। अच्छा, ये जो टर्म है इसको क्या बोलते हैं? ये टर्म को क्या बोलते हैं? पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। बताओ, क्या ये मार्जिनल इनपुट कॉस्ट नहीं है? चेक करो तो एक बार। पी एक्स है इनपुट का प्राइस, मतलब इनपुट कॉस्ट, और डेल्टा एक्स के साथ हम जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है मार्जिनल इनपुट कॉस्ट। मार्जिनल इनपुट कॉस्ट का मतलब क्या था? मैं बहुत बार बोला हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। मार्जिनल इनपुट कॉस्ट का मतलब है एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू एडिशनल प्रोडक्शन, एडिशनल इनपुट, एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू एडिशनल इनपुट। अगर हम एक एक्स्ट्रा इनपुट यूज करते हैं, उसके चलते हमें एक्स्ट्रा कितना कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है। देखो, पी एक्स है हमारा जो हमारा इनपुट का प्राइस है, और डेल्टा एक्स से हम एडिशनल कितना इनपुट यूज कर रहे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्जिनल इनपुट कॉस्ट आएगा कि नहीं? आ गया। लेस देन ये, क्या ये हमारा मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट नहीं है? एमवीपी नहीं है, चेक करो, मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट नहीं है। प्राइस ऑफ आउटपुट इनटू एडिशनल आउटपुट, देखो सिंपल है, सेम लॉजिक। तो अगर हमारा एमबीपी एमआईसी से छोटा है, इफ एमआईसी इज मोर देन एमबीपी, देन व्हाट शुड यू डू? ये कौन से स्टेज पे होता है? ये होता है स्टेज 3 पे। तो स्टेज 3 में हम क्या करते हैं? स्टेज 3 में हम इनपुट को घटाते हैं, हमें प्रोडक्शन कम करना है, क्योंकि हमारा एमपीपी नेगेटिव हो रहा है, हमें एमपीपी को नेगेटिव होने नहीं देना है, हमें पीछे लाना है, हमारा प्रोडक्शन को स्टेज 2 पे लेके आना है, हमारा स्टेज 3 पे चल रहा है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बताओ? हमें करना पड़ेगा, हमें इनपुट को घटाना पड़ेगा। ठीक है, हम अगर इनपुट घटाएंगे तभी तो हमारा प्रोडक्शन कम होगा। ठीक है, हमें कम खर्चा करना है, हमारा खर्चा बढ़ जा रहा है भाई बहुत ज्यादा। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलो, इसके बाद देखते हैं हमारा ईपी इज इक्वल टू 1 पे क्या होता है। एट ईपी इज इक्वल टू 1 क्या होता है? एमपीपी इज इक्वल टू एपीपी होता है। क्या हमें ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया? ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है। चलो, ईपी इज इक्वल टू 1 में मैक्सिमम क्या होता है? अच्छा, आप लोगों को याद होगा ईपी जहां पे मैक्सिमम, ईपी इज इक्वल टू जहां पे 1 होता है, वो होता है स्टेज 2 का बिगिनिंग पे, जहां पे एपी और एमपी इक्वल होते हैं, और उस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एवरेज प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, आंसर होगा एवरेज प्रोडक्ट। ओके, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, आउटपुट मैक्सिमाइजेशन, इलास्टिसिटी मिनिमाइजेशन, क्या है बताओ? इतनी बार मैं बोल चुका हूं तो ये तो आंसर आना चाहिए। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है आउटपुट मैक्सिमाइजेशन है। हमारा आउटपुट सबसे ज्यादा कहां होगा, उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन भी हम देखते हैं, पर हमारा गोल क्या है? हमारा सबसे पहले मैं बोला था, हमारा गोल है हाउ मच टू प्रोड्यूस। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका बताओ? देख लो आंसर, आंसर होगा आउटपुट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है,
Thank you so much for your patience. You have listened to me for more than, I think, 1 hour. Thank you so much, and keep on supporting Ariwala. And now I'm also here, so many of you might be knowing me before, but now me and Ariwala, we have come together, so we'll be serving you. Thank you so much. If you have liked it, and if you have any queries also, you can comment, and please support us. Thank you so much.